दोस्तों, बिहार में जन्मे निलय उपाध्याय हिंदी के सुपरिचित कवियों में एक हैं। इनके कविता संकलन हैं अकेला घर हुसैन का, कटौती और जिबह वेला। निलय उपाध्याय का शुमार अब वरिष्ठ कवियों में किया जाता है। कवि के साथ साथ वह कथाकार हैं, नाटककार, यायावर और संस्कृति कर्मी के रूप में भी तमाम तरह के बदलावों के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। निलय उपाध्याय केवल कविता जगत में नहीं बल्कि इनके संपूर्ण साहित्य चिंतन में, समाज चिंतन में पूरी तरह से मुंबई और मुंबई की संस्कृति, मुंबई का रिवाज, रीति रिवाज, परंपराएं, लोकल ट्रेन, ये सब सीरीज के तौर पर दिखाई देता है। गौरतलब है कि इन कविताओं में मुंबई की लोकल, ये इस सीरीज के रूप में इनकी कविताओं का शुमार है, लोकप्रिय हुई हैं। इनमें कवि कई वर्षों से जो अपनी आजीविका का समय था, जो उन्होंने मुंबई में गुजारा, उन अनुभूत सत्यों को, उस अनुभव संसार को उन्होंने दरअसल इसमें समेटा है। इन्हीं वर्षों में हमने हिंदी की संभावनाशील प्रतिभाओं को मुंबई में नष्ट होते भी देखा था। संघर्षशील लोग, जुझारू लोग किस तरह से अपनी प्रतिभा का, अपनी संभावनाओं का क्षरण होते देखते हैं और लगातार हम आज भी देख रहे हैं। पर इसका असर निलय उपाध्याय के ऊपर नहीं पड़ता, बल्कि उनके कवि मन का पथ जाना हम सबको चौंकाता है। भागम भाग में उनके संवेदनशील मन का बच जाना हमें चौंकाता है। निलय उपाध्याय बिहार से हैं, पूरा देश घूमते हुए चलते हैं, रुक जाना उनकी फितरत में नहीं। पूरा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक इनकी अनुभव संसार को अपने साहित्य में और अपने समाज चिंतन में समेटते हैं। इन्होंने एक यात्रा तय की, साइकिल पर तय की, गंगोत्री से गंगा सागर तक की। तो जो यायावर है, जो यात्री है, जो सतत लगातार अनुभव संसार में अपने आप को, अपनी स्मृतियों को, अपने अनुभव को और संवेदन को समेटता है, बटोरता है, वो निलय उपाध्याय दरअसल 90 दशक के आरंभ में हिंदी कविता की उस पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें अपने स्वत्व और अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले लोग शुमार किए जाते हैं। कविता कैसे कवि के आत्म का बोध कराता है, कैसे वह उसके अंधेरे कोने में फैला हुआ उजास भर देता है, और यह सब देखना हो, संघर्ष मन हो, जुझारू मन हो, तो निलय उपाध्याय की कविताएं टटोली जा सकती हैं। साथियों, भोजपुरी अंचल का बृहत्तर क्षेत्र अपनी सांस्कृतिकता में अपने अनन्यता, संघर्षशीलता और स्वप्नशीलता के साथ बेपनाह वेदना के जिन आयामों के साथ निलय की कविताओं में व्यक्त होता है, उतना किसी और समकालीन कवि उनके साथ के, उनके जो सहयात्री रहे हैं, उन रचनाधर्मी कवियों में वो दिखाई नहीं देता। ठेठ देसी मुहावरों में अगर हम कहें तो जीवन संघर्षों के सिरजे बिंब कवि के अंतर मन को और अंतर मंथन को लगातार बाजुबान स्वर देते हैं, तो यह कविता एक जीवन राग में बदल जाती है। जय हो, पराजय हो, संघर्ष की हर यात्रा को तय करते हुए वो अपने कविता में और हिंदी जनता को, हिंदी साहित्य प्रेमियों को लगातार जागृत करते हुए, सचेत करते हुए चलते हैं। उनकी कविताओं में पराजय का क्षणिक आवेग जरूर है, पर जय और संकल्प की चेतना प्रबल भाव से दिखाई देती है। शोधार्थियों, निलय मुंबई में रेखांकित किए जाने वाले हद तक स्थापित कवियों में फिल्मी दुनिया का वैभव उनके इर्द गिर्द था। इस सब को त्याग कर वे इतने सरल और जमीन से जुड़े हुए, इतने सहज मन और जीवन को जीते रहे हैं कि चाहे वो गंगोत्री से गंगा सागर की साइकिल की यात्रा वृतांत हो, ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ उन्होंने रचे हैं।
तो यात्रा के वर्तमान चरण में वो चाहे घर परिवार इस सब का मोह छोड़ छाड़ कर गंगा के लिए अपने समर्पित जीवन का व्रत ले चुके हैं। बनारस के घाटों पर महीनों गोष्ठियों और साहित्य सृजन से वे लोगों को जोड़ते और जुटाते रहे, जिसमें आम जन से लेकर देश के पर्यावरणविद हों, लेखक हों, सामाजिक चिंतक हों, इन सबको वो शामिल करते हैं। और विदेशी कंपनियों और सत्ता और तंत्र की क्रूर कुचाल कूटनीतियों को या सरकार के वर्चस्व को और सरकार की कूटनीतियों को, चालाकियों को, षड्यंत्र को का पर्दाफाश भी करते रहे हैं। अधिक बात न करते हुए हम निलय उपाध्याय जी की 5 कविताओं का आनंद लेते हैं और उन 5 कविताओं के द्वारा हम अपने कवि के संघर्ष का उत्सव जैसा मनाएंगे। और दरअसल वे हमारी कविताएं हमें बल देंगी और उन कविताओं के बहाने शोधार्थियों में कुछ अपनी बात भी करूंगी। निश्चित तौर पर पहले मैं उनकी 5 कविताओं पर आती हूँ। पहली कविता है हिजड़े। मुंबई के हिजड़े नाचना नहीं जानते, मुंबई के हिजड़े नाचना नहीं जानते, बधावा नहीं गाते, सड़क पर और लोकल के डिब्बे में आशीष की कीमत वसूलते हैं। एक हिजड़ा एक दिन मेरे डब्बे में घुस आया, आशीर्वाद के लिए रखना चाहा सिर पर हाथ, मैंने हटा लिया सिर। हिजड़ों को टाल देना सबसे अच्छा इलाज है। हे भगवान, आकर और सट गया वह मुझसे, धमकी देने लगा, कपड़े उठाकर नंगा होने को दिखाया, पुलिस का भय। जब मैंने उसे पुलिस का भय दिखाया तो वह तालियां फटकारने लगा, चिल्ला चिल्ला कर देने लगा श्राप। हार कर 20 रुपए दे विदा किया उसे तो सबक दिया। वे ही सफल होते हैं मुंबई में जिन्हें मिलता है हिजड़ों का आशीर्वाद। सुबह नहीं हुई उस शाम की, मैं चैनल की मीटिंग में लौटा। उन दिनों तक एक धारावाहिक पर चल रहा था काम। बात बात में मुझे लगा कि सामने की कुर्सी पर बिना कपड़ों के बैठा है कोई हिजड़ा। ताली बजा कह रहा है मुस्कुराते हुए कि ले लो ना मेरा आशीर्वाद। काम छोड़ वापस घर आ गया मैं। मुसीबत यह कि अब मैं यहाँ भी जहाँ जाता हूँ, जिस दफ्तर में, जिस जगह काम की तलाश में दिख जाता है कोई न कोई हिजड़ा नंग धड़ंग, कहता हुआ कि गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए सुविधा के साजो सामान, कि ले लो ना मेरा आशीर्वाद। ले लेता हूँ आशीर्वाद, मगर हिजड़े तो देते हैं हिजड़ा होने का ही आशीर्वाद। हिजड़े तो देते हैं हिजड़ा होने का ही आशीर्वाद। वैसे भी मर्द बनकर कौन सा तीर मार लिया इस जीवन में, सिवाय करने के बलात्कार। और कई दिनों तक सोचते रहने के बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा आपसे ही पूछ लूं। बोलिए क्या कहते हैं आप। शोधार्थियों, आप निलय उपाध्याय की इस कविता को चिन्हिए, नजदीक से चिन्हेंगे, पहचानेंगे तो समझेंगे कि ये पूरी क्रूर व्यवस्था, ये सत्ता में उपस्थित, अवस्थित, विराजित, रजिस्टर्ड जो कुर्सी आसीन हैं, जो कुर्सी पर चिपक कर बैठ गए हैं, वे सब हिजड़े हैं। हिजड़े वे हर कोई जो अपने आशीष के तले, अपने वर्चस्व के तले, अपनी हाहा में मिलाते हुए लोगों को पसंद करता है। जो सत्ताधारी है, जिसके पास साधन, सुविधा, शक्ति है, जो वर्चस्व की राजनीति खेलता है, निलय उपाध्याय उनकी शिनाख्त करते हैं और कहते हैं कि मैं तो जब जहां जहां गया मुझे यही दिखाई दिए और ये अपने जैसा बना लेने को आतुर हैं। दरअसल निलय उपाध्याय बेहद संवेदनशील, सचेतन कवि हैं। साथियों, इस शब्द पर मत जाइए। शब्द से वे उस समूह का या उस समुदाय का अपमान नहीं करते, उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी जातीयता का, उनके लैंगिक बोध का निरादर नहीं करते। अगर वे चिन्हित करते हैं इस शब्द को तो दरअसल उसके मायनों में, उसके अर्थ में, जो अर्थ की अनुगूंजें हैं निलय उपाध्याय के इस शब्द में, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए शोधार्थियों।
कि वो समूची प्रजाति जो है किस तरह से समाज से बहिष्कृत निरादृत है, लेकिन वह अपने दबदबे को, अपने स्वाभिमान को, अपने स्वावलंबन को बड़े गुरूर से जीती है। और उसको दरअसल ये जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो शासक हैं, वे किस तरह से उसमें प्रतिबिंबित होते हैं निलय उपाध्याय को। और ऐसे सरल सहज सामाजिक को, जनता को, जो हर जगह अपने अवसर के लिए, रोजी रोजगार के लिए, लिखाई पढ़ाई के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए इनसे किसी भी तरह का सहयोग चाहती है, और वे उसे अपनी जकड़न में अपने दबाकर, नियंत्रण कर उसे अपने जैसा बना देने पर आतुर हैं। और अंत आखिर की पंक्तियां आप देखें कि एक ठेस पहुंचाते हैं, एक तकलीफ पहुंचाते हैं कि इस पूरे हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस पूरे समाज पर जब विहंगम दृष्टि डालता हूँ, निलय उपाध्याय कहते हैं, तो मुझे लगता है मर्द बनकर ही कौन सा तीर मार लिया। तो आप बताएं, आप इसे समझाएं कि क्यों न मैं इनके जैसा हो जाऊं। दूसरी कविता है बरसात, बारिश। हवा में उमस थी और अपनी गति से जा रही थी लोकल। डिब्बों में भीड़ बहुत अधिक नहीं थी तो कम भी नहीं थी। कुछ लोग पढ़ रहे थे अखबार, कुछ सुन रहे थे गाने, कुछ लोग दरवाजे पर खड़े मजा ले रहे थे बाहर की बयार का। यकायक जाने क्या हुआ, बिजली कड़की, काला हो गया आसमान और मेघों ने घेर लिया लोकल को बीच राह सरे आम। न तो बंद हुई खिड़कियां, न दरवाजे, न मची कहीं भगदड़। हवा में पीछे की ओर झुककर जैसे मेघों का स्वागत करती है ज्वार और बाजरा की डिबियां। स्वागत किया लोगों ने बाहें लहराकर मौसम की पहली बारिश का। नम हो गई हवा लोकल और मेघों के बीच, चलते चलते चलती रही बतकही, जाने कहां कहां की, समुद्र की, हवा की, ऊंचे आसमान की, दुनिया की, जहान की। आप देखें, और जब लोकल ने प्यार से मेघों को झिड़क कर कहा, कितना बदल गया है रे तू, भूल गया समय पर आना भी। चुप रह गए मेघ, क्या क्या बताएं रात दिन एक ही पटरी पर चलने वाली इस लोकल को, कि क्यों देर हुई आने में, किसने रोका था उसका रास्ता। सबसे पहले तो इस कविता में हमें मुंबई शहर की संस्कृति, उनका अपनापा, उनकी गर्मजोशी, उनकी आत्मीयता, उनकी जिंदा दिली और उनका भरपूर छोटे छोटे क्षण को जी लेने का उत्साह, उमंग, उत्सव धर्मी मन जो है वो दिखाई देता है। इस बारिश से कैसे भीतर तक भीग गए हर यात्री, लोकल में सवार हर यात्री। और उस विवशता को भी निलय उपाध्याय खींचते हैं। प्रकृति बहाना भर बनती है, बारिश बहाना भर बनती है, सारी रुष्कता, शुष्कता को, सारी नीरसता को चुरा लेने के लिए ये बारिश जो पहल कर रही है। निलय उपाध्याय संकेत करते हैं शोधार्थियों कि ऐसे ही क्यों ना, जब मुंबई लोकल रोक कर टोक कर कहती है कि जिस एक रास्ता पर, जिस रुष्क शुष्क दिनचर्या पर हम जिए जा रहे हैं, हम गुजरे जा रहे हैं, जिंदगी काटे जा रहे हैं और कट रही है जिंदगी, उसमें थोड़ी सी फेरबदल, थोड़ा सा रंग, थोड़ी सी आर्द्रता, थोड़ी सी फुहार, प्रेम की, परवाह की, एक दूसरे पर न्यौछावर होने की, एक दूसरे से गलबहियां करने की, बोलने बतियाने की, एक दूसरे का दुख सुख साझा करने की, उस ओर संकेत करते हुए दरअसल ये कविता विराट हो जाती है। ये कविता, तीसरी कविता विशेष प्रिय है मुझे और निलय उपाध्याय जी को भी है, क्योंकि ये कविता ये कविता भी बहुत लोकप्रिय रही। ये कविता कई बार चर्चा में रही अपने कारणों से। आप सुने, उस पर हम बात करेंगे। मनबोध बाबू के नाम पत्र। मनबोध बाबू, तुम्हीं से मैंने जाना कि जीवन का कोई विकल्प नहीं होता। इस पड़ती समय में कोई घड़ी सही वक्त नहीं देती, तारीख नहीं देते कैलेंडर, कोई नायक, कोई मुद्दा, कोई मूल्य नहीं दिखाई देता। आसमान की राह गुजरने वाली नदियों में कोई पाल दिखाई नहीं देती। एक तुम ही हो जो नष्ट करने की इस क्रूरतम, एक तुम ही हो जो नष्ट करने की इस क्रूरतम तकनीक को विकास नहीं मानते।
इस विशाल ब्रह्मांड से निकलकर मेज की दराज में नहीं अट पाते। सब्जियों से अलग हो रहा है स्वाद, सांसों से हवा, सिर के ऊपर धड़ाधड़ गुजर रहे हैं तेजाबी पहाड़। हम क्या करें, हम क्या करें, कहां से लाएं उम्मीदें, कहां से शुरू करें यकीन। कैसी हो इस समय कविताएं, आहा कैसी हो इस समय की कविताएं, कैसी हो भाषा। मनबोध बाबू तुम मुझसे कहो, मनबोध बाबू तुम मुझसे कहो, मैं तुमसे कहूंगा। कहते सुनते कम होते जाते हैं पृथ्वी के दुख, कठिन राह और कठिन रात ऐसे ही कटती है। मनबोध बाबू तुम मुझसे कहो, मैं तुमसे कहूंगा। कहते सुनते कम हो जाते हैं पृथ्वी के दुख, कठिन राह और कठिन रात ऐसे ही कटती है। ऐसे ही पकड़ में आता है सिरा और शुरू होता है जीवन। जिस बदकही की ओर इशारा कर रहे हैं नीलोपाध्याय, जिस अंतरंगता की ओर इशारा कर रहे हैं, जिस बोल चाल और मन को खोल देने, मन की गांठों को खोल देने की बात कर रहे हैं नीलोपाध्याय, और जिस संवाद की बात कर रहे हैं कि इस चकाचौंध की दौर में, इस विकास की दौर में शोधार्थियों चहुओर यांत्रिकता की मार, चाहे वो बाहर है या भीतर, जड़वत होते जा रहे हैं हम, संवेदन शून्य होते जा रहे हैं हम। लगातार प्रकृति का दोहन, भीतरी भी बाहरी भी, लगातार पर्यावरण में प्रदूषण, भीतरी भी बाहरी भी। नीलोपाध्याय चिंतित है इस प्रदूषण को लेकर, इस दोहन को लेकर, और इस संवेदन शून्य दौर में वे कहते हैं कि और अब कुछ नहीं हो सकता, एकालाप का दौर है ये, अपने अपने में रमे गुथे हुए हैं हम, अपने अपने में उलझे हुए हैं हम। संलाप ही ऐसा है, संवाद ही ऐसा है, एक दूसरे से की गई बतकही, एक दूसरे से मन खोलना, गांठों को खोलना ही बैकुंठी करेगा। बैकुंठी होना मतलब कुंठा रहित हो जाना, तमाम कुंठाओं से, जो बाहरी भी है विकास के नाम पर और जो भीतरी भी है घुटन के नाम पर, संतरास के नाम पर। तो नीलोपाध्याय इस मायने में बहुत बड़े कवि हैं कि एक धीमी सी कही गई बात, सरलता से कही गई बात कितनी गहराई से खूब जाती है हमारे मन में। बेहतरीन कविता मनबोध बाबू। अगली कविता है सफर। बहुत कठिन है यहाँ सवार होना समय के साथ, कैसे मिलेगी पांव भर जगह। ऊपर से नीचे तक भरे पायदानों पर खड़े लटक कर चल रहे हैं इतने सारे लोग। मैंने कहा ना मुंबई की लोकल ये सीरीज की रूप में चलती है कवि के मन में भी और बाहर जीवन में भी। एक ही छिलके में मकई के दाने की तरह खड़े और बैठे तय कर रहे हैं यात्रा की दूरी। हर पड़ाव पर चूल्हे पर चढ़े दूध सा जैसे फपक उठता है जीवन। हर एक बूंद के नीचे हिल जाता है यह समुद्र। एक ही हवा है हजार हजार सांसों में, हजार हजार लोगों की एक ही दिशा। सफर के बहाने मिला है हजार हजार लोगों का साथ। पहली बार मेरे पांवों को मिला है पायदान, पहली बार मेरे पांवों को मिला है पायदान। इतने सारे लोग पहली बार दिखे हैं, इतने सारे लोग पहली बार दिखे हैं। तो वो जो भीड़ भाड़ है, वो जो रेलमपेल है, वो जो एक दूसरे के तन से तन का मिलना और छिलना है, एक दूसरे से जुटकर सहयात्री होना है, अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते हुए एक ही यात्रा और कई सारे पड़ाव तय करते हुए नीलोपाध्याय बताते हैं कि सबकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं, अपने अपने रहने और जीने के तरीके हैं, लेकिन ये यात्रा है जो बाहर भी चल रही है और भीतर भी चल रही है। हम सब कहीं न कहीं पहुंचने को निकले हैं सफर में। तो ये सफर है दोनों तरह का। मित्रों याद रखें, नीलोपाध्याय बड़ी क्या कह सकते हैं सिंबॉलिक तरीके से, बड़ी प्रतीकात्मक तरीके से सफर शब्द जो लाते हैं, एक सफरिंग है और एक सफर है। सफर हिंदी का भी कि यात्रा चल रही है लगातार, और एक सफरिंग है
जो भीतर चल रही है, तमाम चीज़ों को भोगते भुगतते, रीझते सीझते, एक साथ मिलते बोलते बतियाते संग गच्छध्वम बढ़ते हुए जो जो कुछ सहते जी रहे हैं लोग, और जिस तरह से अपने अपने मंजिलों के लिए निकले हैं लोग, और जिस जिस तरह से सहने और रहने की पूरी जीवन शैली को उकेरा है इस कविता में नीला उपाध्याय ने, बेहतरीन है। अगली कविता है भोजन के जग में। कुत्तों और गिद्धों के बीच छिड़ी भोजन की जंग में आदमी गिद्धों के साथ था। कुत्तों और गिद्धों के बीच छिड़ी भोजन की जंग में आदमी गिद्धों के साथ था। सुबह की सुनहरी धूप में डांगर का मांस इतना रक्तिम, इतना ताजा लग रहा था कि जैसे शिकार किया हो अभी अभी। सेना कुत्तों की थी तो कम न थी पलटन गिद्धों की। थोड़ी देर तक चलता रहा सब कुछ ठीक ठाक, फिर शुरू हो गई गिद्धों की क्रे क्रे कुत्तों की भौं भौं। फिर शुरू हो गई गिद्धों की क्रे क्रे कुत्तों की भौं भौं। कभी गिद्ध कुत्तों का पीछा करते, कभी कुत्ते गिद्धों का। आदम ने डंडा उठाया तो दूनी ताकत से भौंके कुत्ते। आदम ने डंडा उठाया तो दूनी ताकत से भौंके कुत्ते, उत्साह से भरे, मगर यह क्या, आदमी ने कुत्तों को ही खदेड़ा और खदेड़ता रहा घूम घूम कर 10 फीट की परिधि में। डांगर की खाल उतर चुकी थी और उसे जल्दी थी। डांगर की खाल उतर चुकी थी और उसे जल्दी थी। बहुत मायूस होकर देखा कुत्तों ने आदमी का न्याय अब हड्डियों के लिए था और वह गिद्धों के साथ था। आदमी का न्याय बहुत मायूस होकर देखा कुत्तों ने, अब हड्डियों के लिए था और वह भी गिद्धों के साथ था। साथियों, जो क्रूर है, कुटिल है, जो साजिश और षड्यंत्र में शामिल है, जो आतताई है, आतंकी है, और जो दूसरों को सताकर अपने से कमजोर को रिंगा कर, घसीट कर, नोच चोंच कर खाने को आतुर है, आदमी गिद्धों से भी ज्यादा शातिर है। याद रहे, ध्यान रहे, वो किसी का संगी नहीं हो सकता, किसी का साथी नहीं हो सकता। ये आदम जात है कि क्रूरता में, पाखंड में, कुटिलता में, साजिश में, षड्यंत्र में इसने पीछे छोड़ दिया हिंसक जीवों को, पशु पक्षियों को, और वह अपने अन्याय को, अपनी नाजायज को ही न्याय और जायज ठहराने के लिए अपने को सर्वमान्य किए हुए है। तो यह आदम जो है ये भरोसेमंद नहीं, न वो कुत्तों के साथ है। कविता में जरूर कहा है कि शीर्षक में जरूर कहा है कि भोजन की जंग में कुत्तों और गिद्धों के बीच जो जंग छिड़ी थी, उस जंग में आदमी गिद्धों के साथ था, पर नहीं, वह तो न कुत्तों के साथ था न गिद्धों के साथ था। नोच कर, चोट कर, यूज एंड थ्रो अपना इस्तेमाल किया उसने, भोगा और हड़का दिया, दुरदुरा दिया, उड़ा दिया हमेशा के लिए। न वो कुत्तों के साथ था और न गिद्धों के। बेहतरीन कविताएं। शुक्रिया।